जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं 20 सितंबर 2021 का करंट अफेयर, जिसका हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये विश्व रोगी सुरक्षा दिवस है, यह हम प्रतिवर्ष 17 सितंबर को मनाते हैं। और 2021 की इस बार की 2000 यानी इस बार की इसकी थीम क्या थी, यानी विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2021 की थीम क्या थी। तो इस बार इसकी थीम थी सुरक्षित मातृत्व और नवजात देखभाल। ठीक है, सुरक्षित मातृत्व और नवजात देखभाल। अगर बात की जाए फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, तो यह जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार है, यह गुजरात की एक नर्स को दिया गया है। अब इस नर्स का नाम क्या है, तो इस नर्स का नाम है भानुमति घिवला। ठीक है, इस नर्स का नाम है भानुमति घिवला। और आखिर एक नर्स को क्यों फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया है, तो यह भानुमति घिवला को इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने कोविड-19, जो भी महिलाएं कोविड-19 से पॉजिटिव थी और जो भी गर्भवती थी, उनकी डिलीवरी की है और बच्चों का देखभाल किया है। तो इन्हें इसी के लिए भानुमति घिवला को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें पहला है विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है। ये जो विश्व नर्स दिवस है, हम विश्व नर्स दिवस को मनाते हैं 12 मई को। ठीक है, 12 मई को हम विश्व नर्स दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है, यह हम मनाते हैं 8 सितंबर को। ठीक है, 8 सितंबर को हम यह अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। अब हम देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, यह मनाया जाता है 14 सितंबर को। लेकिन अब बात की जाए विश्व हिंदी दिवस की, तो ये जो विश्व हिंदी दिवस है, यह हम मनाते हैं 10 जनवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है, यह हम मनाते हैं 7 अप्रैल को। और अगर से बात की जाए WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है, विश्व स्वास्थ्य दिवस भी हम 7 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। और बात की जाए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में। ठीक है, इसका मुख्यालय है जिनेवा में। और बात की जाए इसके महानिदेशक कौन है, तो इसके महानिदेशक तो डॉक्टर टेड्रोस हैं। ठीक है, इसके WHO के महानिदेशक तो डॉक्टर टेड्रोस है, लेकिन इसकी जो कार्यकारी बॉडी है, WHO की जो कार्यकारी बॉडी है, इसके अध्यक्ष कौन है, तो WHO की जो कार्यकारी बॉडी है, इसके अध्यक्ष है पैट्रिक अमोथ। ठीक है, पैट्रिक अमोथ जो है WHO की कार्यकारी बॉडी के अध्यक्ष हैं। और ये कहाँ के हैं, तो ये केन्या के हैं। कौन, पैट्रिक अमोथ। अगला प्रश्न है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो यह जो विश्व ओजोन दिवस है, यह हम मनाते हैं 16 सितंबर 1987 को। जो है एक प्रोटोकॉल हुआ था जिसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ था। और यह जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इसे विश्व का अब तक का सबसे सफल प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। अगर बात की जाए विश्व ओजोन दिवस, तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की शुरुआत हुई थी 16 सितंबर 1987 को। और ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की शुरुआत हुई थी। ठीक है, वो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, जो कि है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कितने मापदंडों के आधार पर जारी की जाती है। तो ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इसे जारी कौन करता है, सिंपल है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, इसे जारी करता है विश्व बैंक। ठीक है, और यह जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, इस इंडेक्स की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2003 से इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की शुरुआत हुई थी। और आपसे बात की जाए इसे बंद क्यों किया गया, इसे बंद इसलिए किया गया कि जो
कर्मचारी जो है वहाँ का जो डेटा है उसे तो दोस्तों अगर बात की जाए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसे बंद क्यों किया गया, तो इसे बंद इसलिए किया गया कि जो वहाँ पे जो कर्मचारी थे वो डेटा में अनियमितता कर रहे थे, ठीक है। इसीलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जो है बंद कर दिया गया। इसे कौन जारी करता था, इसे जारी करता था विश्व बैंक, यानी वर्ल्ड बैंक से जारी करता था। इसके कुल आधार कितने थे, इसके कुल 10 आधार थे, ठीक है। इसके कुल 10 आधार थे और इसीलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसके कुल 10 आधार थे। और अगर आपसे बात की जाए भारत में किन 2 शहरों में इसकी गणना होती थी, तो आपको पता होना चाहिए ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है भारत में किन 2 शहरों में इसकी गणना होती थी। तो भारत के अंदर 2 शहर थे जिनके अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की गणना होती थी। उनमें से पहला है दिल्ली और दूसरा है मुंबई, ठीक है। पहला है दिल्ली और दूसरा है मुंबई। इन 2 शहरों में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है इसकी गणना होती थी। बात की जाए इसके अंदर भारत की रैंक की सुधार किस तरीके से हुई, तो सिंपल है दोस्तों। सबसे पहले भारत 130वें रैंक पे था, 130 रैंक पे था। भारत जो है दोस्तों सबसे पहले 130 रैंक पर था। उसके बाद में भारत जो है यह 100 रैंक पर आ गया, ठीक है। 100 रैंक पर आ गया और 100 के बाद ये आ गया 77 पे और 77 के बाद करंट इसकी रैंक है 63, ठीक है। तो भारत जो है इसके अंदर बहुत ही सुधार कर रहा था, लेकिन उसी वक्त ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इसे बंद कर दिया, ठीक है। इसे जारी करता है वर्ल्ड बैंक। इसकी शुरुआत हुई थी 2003 से। और प्रश्न के अनुसार इसके कुल कितने आधार है, तो इसके कुल आधार है 10। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है मानव विकास सूचकांक में कौन कौन से आधार हैं। तो मानव विकास सूचकांक जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इसके अंदर जो है कुल 3 आधार हैं, ठीक है। इसके अंदर कुल 3 आधार हैं। किसके अंदर, मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इसके जो है कुल 3 आधार हैं। उनमें से पहला आधार है साक्षरता, ठीक है। पहला आधार है साक्षरता। दूसरा आधार है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय दूसरा आधार है। तीसरा आधार है जीवन प्रत्याशा, ठीक है। याद रखना पहला जो आधार है, ठीक है, मानव विकास सूचकांक कुल 3 आधार है। उनमें से पहला आधार है साक्षरता, ठीक है। पहला आधार है साक्षरता, ठीक है, याद रखना। दूसरा आधार है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। और तीसरा आधार है जीवन प्रत्याशा, ठीक है। तीसरा आधार है जीवन प्रत्याशा। ये इसके मानव विकास संगठन यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 आधार हुए। अगला प्रश्न है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है। तो जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है इसके अंदर भारत की रैंक है 140, ठीक है। याद रखना इसके अंदर भारत की रैंक है 140। देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में भारत की क्या स्थिति है। तो यह जो ग्लोबल फायर पावर सूचकांक है इसका सिंपल अर्थ है, तो यह जो आपसे बात कर रहा हूं मैं ग्लोबल फायर पावर सूचकांक, ठीक है। तो यह जो ग्लोबल फायर पावर सूचकांक है इसके अंदर भारत की रैंक है 4th, इसके अंदर भारत की रैंक है 4th। और पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर है USA, ठीक है, पहले स्थान पर है USA। बात की जाए क्या है ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, तो कुछ नहीं है, जो हर देश की जो सैन्य ताकत है उसके हिसाब से यह रैंक दी गई है। सबसे टॉप पर USA है, 4th रैंक पर है भारत, ठीक है। क्या है ये ग्लोबल फायर पावर सूचकांक इंडेक्स, तो यह कुछ नहीं है, सैन्य ताकत किसकी कितनी मजबूत है वही है, ठीक है। अगला प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस में भारत की क्या रैंक है। तो विश्व प्रेस जो स्वतंत्रता सूचकांक है यानी इंडेक्स है इसके अंदर भारत की रैंक है 142 और यह जो है किस सूचकांक के द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो इसे जारी किया जाता है जब किस संस्थान के द्वारा
इसे जारी किया जाता है, इसे जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ठीक है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है इस संस्थान के द्वारा इस विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी इंडेक्स को जारी किया जाता है। इसके अंदर भारत की रैंक है 142, ठीक है। इसके अंदर भारत की रैंक है 142, किसके अंदर? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। अगला प्रश्न है विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की क्या रैंक है? तो यह जो विश्व खुशहाली सूचकांक है इसके अंदर भारत की रैंक है 139, ठीक है। विश्व खुशहाली सूचकांक, इसके अंदर भारत की रैंक है 139। अब हम देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न, जो कि है सितंबर 2021 में किस राज्य ने मातृभूमि योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये मातृभूमि योजना जो है ये शुरू की उत्तर प्रदेश सरकार ने, और उत्तर प्रदेश सरकार यानी उत्तर प्रदेश की जो सीएम है यानी योगी आदित्यनाथ, योगी जी जो है इन्होंने ही मातृभूमि योजना शुरू की है। क्या है ये मातृभूमि योजना? लक्ष्य क्या है? तो कुछ नहीं है, जो बुनियादी ढांचे हैं जैसे कि सड़क हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ऐसे जो बुनियादी ढांचे हैं उन्हें जो है रिबिल्ड करना, यानी अगर कहीं पे टूटा फूटा अगर कोई काम हो तो उसे ठीक से करना। और इस बार का यह तो दोस्तों हर राज्य सरकार करती है, लेकिन इस बार इसका जो मेन मुद्दा यह है कि इस उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके अंदर जो है आम जनता जो है इसको भी शामिल करने की घोषणा की है, यानी जो आम जनता है वो भी इसके अंदर शामिल हो सकती है, ठीक है। और इसके अंदर 50% लागत है, ठीक है। याद रखना, यह जो मैं आपको बता रहा हूँ मातृभूमि योजना, इसके अंदर जो 50% लागत है यह देगी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, यह देगी, ठीक है। और जो बची हुई जो 50% लागत है यह देगी जो इच्छुक नागरिक है, यानी जो भी आम जनता है जिन्हें यह लागत देनी है, जिन्हें इसके अंदर पैसे देने हैं, तो यह जो है ये 50% लागत देंगी, ठीक है। 50% राज्य सरकार और 50% इच्छुक नागरिक, ठीक है। हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि है अभ्युदय योजना किस राज्य द्वारा आरंभ की गई? तो यह जो अभ्युदय योजना है यह आरंभ की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और क्या है ये अभ्युदय योजना? तो ये कुछ नहीं है, एक फ्री कोचिंग योजना है, ठीक है। इस अभ्युदय योजना के तहत आपको फ्री कोचिंग दी जाएगी, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है उज्ज्वला 2.0 कहाँ से आरंभ हुई? तो यह जो उज्ज्वला 2.0 है, उज्ज्वला 2.0 यह आरंभ हुई है महोबा उत्तर प्रदेश, ठीक है। यह आरंभ हुई है महोबा उत्तर प्रदेश से। और अगर आपसे बात की जाए कब आरंभ हुई, तो यह आरंभ हुई 10 अगस्त 2021 को, ठीक है। कहाँ से आरंभ हुई? महोबा उत्तर प्रदेश से। कब हुई? तो यह हुई 10 अगस्त 2021, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि है ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी हाल ही में किस राज्य ने स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह जो ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है यह उत्तर प्रदेश में स्थापित होगी, उत्तर प्रदेश में मेरठ में, ठीक है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है कुशीनगर एयरपोर्ट को, ठीक है। याद रखना, किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो यह किया गया है कुशीनगर एयरपोर्ट को, कुशीनगर हवाई अड्डे को, ठीक है। अगला प्रश्न है हाल ही में टेराकोटा का जीआई टैग किसे दिया गया? तो ये जो टेराकोटा है इसका जीआई टैग दिया गया है गोरखपुर, ठीक है। गोरखपुर कहाँ है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न, जो कि है 20 सितंबर 2021 से भारत और किस देश के बीच सूर्य किरण 15 सैन्य अभ्यास शुरू होगा? तो यह जो सूर्य किरण 15 है यह 20 सितंबर 2021 से शुरू होगा। याद रखना, यह जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ सूर्य किरण 15 यह जो है यह शुरू होगा 20 सितंबर 2021 से। यह युद्धाभ्यास शुरू होगा किन देशों के मध्य? तो यह होगा भारत और नेपाल के मध्य ये शुरू होगा, ठीक है। भारत और नेपाल के मध्य यह सूर्य किरण 15 युद्धाभ्यास शुरू होगा। और यह जो है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है। यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास। अगर आपसे बात की जाए सूर्य किरण 15 कहाँ आयोजित होगा यह युद्धाभ्यास? तो यह होगा पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, ठीक है। कहाँ होगा ये सूर्य किरण 15 युद्धाभ्यास? यह होगा पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, ठीक है। अब हम देखते हैं
कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हैं, हाल ही में काजिन युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ? तो यह जो काजिन युद्धाभ्यास है, अगर हम इसे इंग्लिश में लिखें तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, काजिन, ठीक है। तो इसके अंदर KAZ जो है, KAZ से हो जाएगा कजाकिस्तान और IND से हो जाएगा इंडिया, ठीक है। तो कजाकिस्तान और इंडिया इन दोनों के मध्य होता है काजिन युद्धाभ्यास। अगला प्रश्न है, हाल ही में खंजर युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ? तो ये जो खंजर युद्धाभ्यास है यह हुआ है भारत और किर्गिस्तान के मध्य। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में मालाबार युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ? तो यह जो मालाबार युद्धाभ्यास है यह हुआ क्वेड के अंदर जितने भी सदस्य हैं, ठीक है, किनके अंदर? क्वेड के अंदर। क्वेड के अंदर कितने सदस्य हैं? तो क्वेड के अंदर कुल 4 सदस्य हैं और इन 4 सदस्यों का नाम है, पहला है USA, दूसरा है भारत, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है जापान, ठीक है। और मालाबार युद्धाभ्यास जो है, मालाबार युद्धाभ्यास यह भारत, USA, ऑस्ट्रेलिया और जो जापान है इनके मध्य हुआ है। कौन सा? मालाबार युद्धाभ्यास, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिम्बेक्स युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ? तो ये जो सिम्बेक्स युद्धाभ्यास है यह हुआ है भारत और सिंगापुर के मध्य, ठीक है। सिम्बेक्स युद्धाभ्यास जो है यह हुआ है भारत और सिंगापुर के मध्य। और अगर से, ठीक है, अगर आपसे बात की जाए स्लाइनेक्स युद्धाभ्यास, ठीक है, सिम्बेक्स तो भारत और सिंगापुर, और अगर आपसे बात की जाए स्लाइनेक्स युद्धाभ्यास, ठीक है, स्लाइनेक्स, तो SL से हो जाएगा श्रीलंका, IN से हो जाएगा इंडिया और EX से हो जाएगा एक्सरसाइज, ठीक है। तो श्रीलंका और भारत के मध्य होने वाली एक्सरसाइज, किसका नाम है? स्लाइनेक्स। कंफ्यूज नहीं होना है, सिम्बेक्स यानी भारत और सिंगापुर और स्लाइनेक्स यानी भारत और श्रीलंका। अगला प्रश्न है, हाल ही में मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ? तो यह जो मित्र शक्ति युद्धाभ्यास है यह हुआ भारत और श्रीलंका के मध्य। हाल ही में डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ? तो यह जो डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास है यह हुआ भारत और फ्रांस के मध्य। भारत और फ्रांस के मध्य है। कहाँ हुआ डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास? तो यह हुआ था जोधपुर, राजस्थान में हुआ था। कौन सा युद्धाभ्यास? डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास। इन दो देशों के मध्य, भारत और फ्रांस के मध्य। इसके अंदर भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो भारत की तरफ से इसमें भाग लिया राफेल ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में डसलेक युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ? तो ये जो डसलेक युद्धाभ्यास है यह हुआ भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। बात की जाए कहाँ हुआ, तो यह हुआ रानीखेत उत्तराखंड में, ठीक है। रानीखेत उत्तराखंड में डसलेक युद्धाभ्यास हुआ किन देशों के मध्य? भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। हाल ही में वज्र प्रहार युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ? तो यह जो वज्र प्रहार युद्धाभ्यास है यह हुआ भारत और USA के मध्य, ठीक है। बात की जाए अजय वॉरियर युद्धाभ्यास, तो ये जो अजय वॉरियर युद्धाभ्यास है यह हुआ भारत और UK के मध्य, ठीक है। भारत और UK के मध्य अजय वॉरियर एक हो गया, ठीक है। अजय वॉरियर एक और दूसरा है कोंकण, ठीक है। अजय वॉरियर और कोंकण ये दोनों युद्धाभ्यास भारत और उत्तराखंड ने यूनाइटेड किंगडम के मध्य हुए हैं, ठीक है। हम देखते हैं 5वां प्रश्न जो कि है 17 सितंबर 2021 को वस्तु और सेवा कर परिषद की 45वीं बैठक का हुई। वस्तु और सेवा कर परिषद, इसे हम कहते हैं GST काउंसिल, ठीक है। तो GST काउंसिल की 45वीं बैठक कहाँ हुई? तो GST काउंसिल की 45वीं बैठक हुई लखनऊ में, ठीक है। और अगर से बात की जाए ये जो लखनऊ है, लखनऊ में पहली बार आयोजित की जा रही है GST काउंसिल की बैठक। कौन सी भी बैठक है? 45वीं बैठक। बात की जाए अगर इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो यह जो GST काउंसिल की जो 45वीं बैठक है इसकी अध्यक्षता करेंगी निर्मला सीतारमण, ठीक है। निर्मला सीतारमण करेंगी जो कि भारत की वित्त मंत्री हैं, ठीक है। याद रखना है, निर्मला सीतारमण करेंगी जो कि क्या है? भारत की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, ठीक है। बात की जाए लखनऊ में जो है यह पहली बार आयोजित की जा रही है GST काउंसिल की बैठक, ठीक है। इसके अंदर जो है 3 मुद्दों पर चर्चा की गई है, जिनमें पहला बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और पहला मुद्दा है कि जीवन रक्षक दवा है, जो भी जीवन रक्षक दवा है उस पर जो है जो GST टैक्स लगाया जाता था जीवन रक्षक दवाओं पे, वो जो GST टैक्स था यानी वस्तु और सेवा कर, वो उससे
हटा दिया गया है, यानी जो जीवन रक्षाएं दवा है, रक्षक दवा है, इन पर अब से जीएसटी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। और दूसरा मुद्दा था कोविड-19 की जो दवा है, जो भी कोविड-19 की दवाएं, इन पर जो है रियायती जीएसटी दर लगाया गया, ठीक है। कैंसर की जो दवाएं हैं, इन पर 5% जो है, जो कैंसर की जो दवाएं हैं, इन पर जो टैक्स था वो 5% कर दिया गया है, ठीक है। जो कैंसर की जो दवाएं थी, इनके ऊपर जो जीएसटी टैक्स लगता था वो 5% कर दिया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है, जीएसटी काउंसिल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो जो जीएसटी काउंसिल है, इसका संविधान के 101 जो है CA यानी संविधान संशोधन, सॉरी, संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये जीएसटी काउंसिल जो है ये 101 CA यानी संविधान संशोधन में है। और अब बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 2017 को। इसकी स्थापना हुई थी किस समिति की सिफारिश पर जीएसटी काउंसिल की स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी काउंसिल की स्थापना हुई थी। और कब हुई थी? 1 जुलाई 2017 को। और 1 जुलाई को ही हम मनाते हैं जीएसटी डे मनाते हैं, ठीक है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी काउंसिल की स्थापना हुई थी विजय केलकर समिति की सिफारिश पर, और 1 जुलाई को ही हम मनाते हैं जीएसटी डे, ठीक है। पहला राज्य कौन सा था? पहला राज्य था असम। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये जो मौद्रिक नीति समिति है, कंफ्यूज नहीं है, मौद्रिक नीति समिति जो है इसका अध्यक्ष होता है आरबीआई का गवर्नर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसके गवर्नर होते हैं, जो होते हैं वही होते हैं मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष। और बात की जाए आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो वो जो है आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है 101वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? इसमें मैंने आपको बताया जो 101वां जीएसटी जो है इसकी काउंसिल जो है इसका उल्लेख किस संविधान संशोधन में है? तो ये जो है, सॉरी, किस संविधान संशोधन के तहत जो है इसकी स्थापना हुई, इसकी हुई थी 101 में, ठीक है, 101। अगला प्रश्न है विजय केलकर समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? इसमें आपको विजय केलकर समिति जो है इसी की सिफारिश पर जीएसटी जो काउंसिल जिसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य है असम। जीएसटी लागू कब हुआ? तो जीएसटी जो है यह लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, यह लागू हुआ था। और 1 जुलाई को हम मनाते हैं जीएसटी डे। अब हम देखते हैं 6th क्वेश्चन, हमारा आज का 6th क्वेश्चन जो कि है 17 सितंबर 2021 को नीति आयोग ने किसके साथ 112वें आकांक्षी जिलों में छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए भागीदारी की है? नीति आयोग और किस के साथ जो है 112 आकांक्षी जिलों में छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने, तो नीति आयोग जो है, नीति आयोग ने, और बात की जाए नीति आयोग ने किसके साथ 112 आकांक्षी जिलों में छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए भागीदारी की है? तो वह है बायजूस, ठीक है। बात की जाए नीति आयोग और बायजूस ने जो है इन दोनों ने साझेदारी की है जिसके अंदर मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएंगी। किन्हें? जो भी आकांक्षी जिले हैं। आकांक्षी जिले क्या होते हैं? आकांक्षी जिले वो होते हैं यानी पिछड़े जिले, जो कि अभी जो डेवलप्ड जो भी जिले हैं उनसे बहुत ही पीछे हैं वो जिले। उन जिलों के अंदर जो है मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएंगी। और अगर आपसे बात की जाए भारत के अंदर ऐसे कुल कितने आकांक्षी जिले हैं, तो भारत के अंदर कुल आकांक्षी जिले हैं 112, ठीक है, 112 आकांक्षी जिले। नीति आयोग और बायजूस ने ये साझेदारी की है और 112 आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हैं सतत विकास सूचकांक में भारत में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये जो सतत विकास सूचकांक यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो है इसे जारी करता है नीति आयोग। इसके अंदर टॉप पे था केरल और सबसे नीचे था बिहार, ठीक है। इसे जारी करता है नीति आयोग और इसके अंदर टॉप पे था केरल और बॉटम में, सॉरी,
सबसे नीचे था बिहार। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है। तो यह जो राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक है यह जारी करता है नीति आयोग। इसे भी कौन जारी करता है, इसे भी नीति आयोग जारी करता है। और यह जो राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक है जिसे हम कहते हैं नेशनल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, इसके अंदर नेशनल इनोवेशन इंडेक्स जो इसे जारी करता है नीति आयोग, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। अगला प्रश्न है शून्य अभियान का संबंध किस क्षेत्र से। तो यह जो शून्य अभियान है इसे भी जारी करता है नीति आयोग, ठीक है। और यह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका संबंध है प्रदूषण रहित जितनी भी डिलीवरी व्हीकल है, प्रदूषण रहित जो डिलीवरी व्हीकल है इससे जो है शून्य अभियान का संबंध है, ठीक है। अगला प्रश्न है नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है। तो नीति आयोग के जो वर्तमान सीईओ है वो है अमिताभ कांत, ठीक है। नीति आयोग की अगर बात की जाए अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। और नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है, तो नीति आयोग के वर्तमान सीईओ अमिताभ कांत। और अगर से बात की जाए नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015, ठीक है, 1 जनवरी 2015। अगला प्रश्न है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन सा शीर्ष पर है। तो यह जो इसके अंदर 2 कैटेगरी बांटी गई थी, जिनमें पहली कैटेगरी थी 10 लाख से ऊपर और दूसरी थी 10 लाख से नीचे, ठीक है। एक थी 10 लाख से ऊपर और एक थी 10 लाख से नीचे। तो इसके अंदर जो है 10 लाख से ऊपर में सबसे शीर्ष पर था बंगलुरु, ठीक है। 10 लाख से ऊपर जो है उसमें सबसे शीर्ष पर था बंगलुरु और 10 लाख से नीचे में सबसे शीर्ष पर था शिमला, ठीक है। याद रखना है 2 कैटेगरी थी जिनमें पहली थी 10 लाख से ऊपर, दूसरी थी 10 लाख से नीचे। 10 लाख से ऊपर में सबसे शीर्ष पर था बंगलुरु, 10 लाख से नीचे में सबसे शीर्ष पर था शिमला। अगला प्रश्न है नीति आयोग कब अस्तित्व में आया। तो ये जो नीति आयोग है यह 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। अब हम देखते हैं 7वां प्रश्न जो कि है हाल ही में किसने महिलाओं की 1500 मीटर में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो 1500 मीटर दौड़ जो है इसके अंदर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। किन्होंने हरमिलन कौर, ठीक है, किसने बनाया है नया रिकॉर्ड, हरमिलन कौर, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कहाँ की है, तो यह है पटियाला की, ठीक है। और किस में, तो 1500 मीटर दौड़ में, ठीक है। अगर आपसे बात की जाए इन्होंने न्यू राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए अभी, यानी यह जो है राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप हो रहे हैं तेलंगाना में, ठीक है। वर्तमान में जो है राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप हो रही है तेलंगाना में और इसी के अंदर इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना 1500 मीटर में एक नया रिकॉर्ड बनाकर इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिए है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हरमिलन कौर बेंस, ठीक है। कहाँ की है, पटियाला की है, गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हैं डिंग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है। तो ये जो डिंग एक्सप्रेस जो है यह कहा जाता है हिमा दास को, ठीक है। कहाँ की है, तो यह है असम की और यह जो है इन्हें हिमा दास जो है इन्हें असम का DYSP, असम में जो है DYSP का पद भी दिया गया है, ठीक है। हिमा दास को डिंग एक्सप्रेस कहा जाता है, इन्हें असम में DYSP का पद भी दिया गया है। अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक में किस महिला खिलाड़ी ने मुक्केबाजी में पदक जीता। तो टोक्यो ओलंपिक के अंदर जो लवलीना बोरगोहन जो है इन्होंने कांस्य पदक जीता है, यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है। अगला प्रश्न है टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता। आपको याद रखना है इसके अंदर लिखा है टोक्यो पैरालंपिक, टोक्यो ओलंपिक नहीं लिखा, टोक्यो पैरालंपिक, और इसके अंदर गोल्ड पदक नहीं लिखा है। इसके अंदर कोई भी पदक, पहला पदक किसने जीता, तो वो है भाविनाबेन पटेल ने। कौन सा पदक, सिल्वर मेडल, ठीक है, सिल्वर मेडल। टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल नहीं, पहला पदक, ठीक है। कौन सा, सिल्वर मेडल, भाविनाबेन पटेल। अगला प्रश्न है ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है। तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी है कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। किसमें, वेट लिफ्टिंग में। और कौन सा पदक, कांस्य पदक, ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक।
अगला प्रश्न है, ओलंपिक और पैरालंपिक के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी कौन है? तो ओलंपिक और पैरालंपिक में इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी है अवनी लखेरा। किसमें? शूटिंग में। ठीक है, अवनी लखेरा शूटिंग में। अगला प्रश्न है, हाल ही में 10 किलोमीटर दौड़ में किस महिला ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो 10 किलोमीटर दौड़ में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है शकिया हसन ने। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा आज का 8वां प्रश्न, जो कि है, हाल ही में किन 2 भारतीयों को पहले अर्थशॉट पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? तो यह जो अर्थशॉट अवार्ड जो है, पहली बार जो है इसका आयोजन इस अवार्ड का आयोजन किया जा रहा है। इसका जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा लंदन में। लंदन के अंदर जो है 2 भारतीयों को यह पुरस्कार दिया जाएगा, जिसका नाम है अर्थशॉट पुरस्कार, जिसके अंदर पहली है विनीशा उमाशंकर। ठीक है, पहली है विनीशा उमाशंकर, ये पहली है। और यह जो है तमिलनाडु की रहने वाली है और ये 14 वर्ष की स्टूडेंट है। ठीक है, यह एक स्टूडेंट है तमिलनाडु की। और दूसरी है विद्युत मोहन। ठीक है, दूसरी है विद्युत मोहन जो है, ये दूसरी है। इन दोनों को जो है अर्थशॉट पुरस्कार 2021 दिया जाएगा। यह पहली बार आयोजित किया जा रहा है, कहाँ पर? लंदन में। ठीक है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हैं व्हिटली अवार्ड 2021। तो जो व्हिटली अवार्ड 2021 यह दिया गया है नुक्लू फोम को। ठीक है, यह दिया गया है नुक्लू फोम को। अगला प्रश्न है सरस्वती सम्मान 2021। तो यह जो सरस्वती सम्मान 2021 है, यह दिया गया है शरण कुमार को, जो है यह सरस्वती सम्मान 2021 दिया गया है। अगला प्रश्न है व्यास सम्मान 2021। तो यह जो व्यास सम्मान 2021 है, या आपको जो मैं महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मैं बोल के बता रहा हूँ, आपको ये सभी नोटबुक में नोट करना है ताकि आपको आगे चलकर दिक्कत ना हो। व्यास सम्मान 2021 यह दिया गया है शरद पगारी को। ठीक है, अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021। तो जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 है, यह दिया गया है डेविड डायोव को। और ये जो डेविड डायोव को यह किस पुस्तक की वजह से इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया? तो यह दिया गया एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक। इस पुस्तक पर जो है इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय। तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं अमृतुल्य सेन। ठीक है, अमृतुल्य सेन। अगला प्रश्न है लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। तो ये जो लैंड फॉर लाइफ अवार्ड है, यह दिया गया है श्याम सुंदर जानी को। ठीक है, श्याम सुंदर जानी को लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। अब हम देखते हैं हमारा आज का 9वां प्रश्न, जो कि है 20 सितंबर 2021 को पंजाब के नए मुख्यमंत्री पद के रूप में कौन शपथ लेंगे? तो 20 सितंबर 2021 को पंजाब के नए मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ लेंगे चरणजीत सिंह चन्नी। ठीक है, किनके स्थान पर? तो पंजाब जो है इसके पहले सीएम थे कैप्टन अमरिंदर सिंह। ठीक है, इसके पहले सीएम थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, और इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है। और जैसे इन्होंने इस्तीफा दिया है, इनके जो है दोस्तों जगह पर कौन आ गया है? तो इनके जगह पर आ गए हैं चरणजीत सिंह चन्नी। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि है उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन है? उत्तराखंड के नए राज्यपाल है गुरमीत सिंह, जो है इन्हें उत्तराखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। किनकी जगह पर? तो बेबी रानी मौर्य, जो उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल थी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इनके स्थान पर गुरमीत सिंह ने जो है उत्तराखंड के राज्यपाल बन गए। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री है पुष्कर धामी। ठीक है, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री है पुष्कर धामी। अगला प्रश्न है कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री है विश्वासराव बिजुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है असम के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो असम के नए मुख्यमंत्री हेमंत कुमार शर्मा। अगला प्रश्न है हाल ही में गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो गुजरात के नए मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। ठीक है, विजय रूपाणी जो थे उत्तराखंड के
पूर्व मुख्यमंत्री थे और इनकी जगह पर अब आ चुके हैं भूपेंद्र सिंह। ठीक है, विजय रूपाणी जो है ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे और इनके स्थान पर आ चुके हैं भूपेंद्र सिंह जो कि अब वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है केरल के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो केरल के नए मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो अगर आपसे बात की जाए तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री स्टालिन। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा आज का आखिरी प्रश्न जो कि है हाल ही में किस राज्य की हाथी मिर्च और तोमेंगलोंग संतरे को भौगोलिक संकेतक दिया गया, यानी यह जो है मणिपुर को दिया गया। ठीक है, मणिपुर को यह दिया गया है और क्या है ये भौगोलिक संकेतिक होता है जीआई टैग। ठीक है, जीआई टैग। तो मणिपुर के पास अब तक कुल जो है जीआई टैग आ चुके हैं 3। मणिपुर के पास जो है अभी कुल जीआई टैग आ चुके हैं 3। ठीक है, और पहला जीआई टैग है काला चावल जीआई टैग। ठीक है, काला चावल जीआई टैग इनका पहला है। दूसरा है हाथी मिर्च जीआई टैग और तीसरा है तोमेंगलोंग संतरे का जीआई टैग। ठीक है, याद रखना, काला चावल का जीआई टैग, हाथी मिर्च का जीआई टैग और तोमेंगलोंग संतरे का जीआई टैग मणिपुर को दिया गया है। ठीक है, तो होप आप सभी को करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।